हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस पर्टिकुलर चैनल पे क्लास 10th की बायोलॉजी आपका लाइव प्रोसेस स्टार्ट किया है, जिनमें हमने अभी तक तीन लेक्चर्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपका चौथा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका चौथा लेक्चर होगा और उम्मीद करते हैं कि आपने अपना पिछला तीन लेक्चर्स देख के आया होगा। ठीक है, और थोड़ा सा गला खराब है तो आवाज का थोड़ा सा इशू अगर होता है तो वो थोड़ा सा हैंडल कर लेना। ठीक है, बाकी तीन लेक्चर्स हमारे हो गए हैं। ठीक है, आज हम डाइजेस्टिव वाला जो पोर्शन है वो हम खत्म कर देंगे और फिर उसके बाद हम रेस्पिरेशन वाले पोर्शन में एंटर करेंगे। ठीक है, उससे पहले कि कुछ थोड़ी सी ये आ रही थी दिक्कत की, कुछ बच्चों ने ये बोला मुझसे कि सर फिजिक्स भी स्टार्ट कर दीजिए, दिक्कत हो रही है थोड़ी, लाइट में पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो जल्द ही मैं लाइट भी उसके भी वीडियोस में डालने लगूंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा और टाइम चाहिए। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का आपका लेक्चर। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली फोर्थ पार्ट है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो पिछले लेक्चर्स में हमने बेसिकली क्या है, पिछले लेक्चर्स में हमने ऑलमोस्ट, आपको अगर शायद याद होगा, तो हम लोगों ने पीछे वाले लेक्चर्स में न्यूट्रिशन, डाइजेशन ये कर लिया था, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, बाकी न्यूट्रिशन इन अमीबा ये हमने कर लिया था। ठीक है, उसके बाद अगर आपको याद होगा तो हमने स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनके पार्ट्स हमने सब ऑलरेडी क्लियर कर लिए थे। अब उसके बाद हमारा कुछ आता है, बेसिक चीजें आती हैं। ठीक है, और हमारा ग्लैंड आता है। जैसे हमें एलिमेंट्री कैनाल तो हमने कवर कर लिया था। ठीक है, हमने एलिमेंट्री कैनाल कर लिया था। अगर ह्यूमंस की बात करते हो आप, ठीक है, अगर ह्यूमंस की बात करते हो तो आपको शायद बताया गया था कि जो ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल होता है, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, ह्यूमन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में बेसिकली आपने दो चीजें देखी थी। सबसे पहले इसमें आपको बताया गया था कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, सबसे पहले आप पढ़ोगे ह्यूमन ह्यूमन डाइजेस्टिव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, सबसे पहले आप ये पढ़ोगे। और सेकंड पार्ट आपका क्या था, सेकंड पार्ट इसमें आपका था डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव ग्लैंड। सेकंड पोर्शन आपका ये था। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड वाला पोर्शन था। तो हमने क्या है, हमने जो इस वाले पोर्शन में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, हमने ऑलरेडी सारी चीजें इसमें हमने कवर कर ली है। कि आपका माउथ होता था, ठीक है, ये आपका डिवाइड किया गया था। पहले माउथ होता था, फिर आपका बकल कैविटी होता था, फिर आपका फेरिंग्स होता था, फेरिंग्स के बाद आपका स्टमक, सॉरी, फेरिंग्स के बाद आपका ओसोफेगस होता था, ओसोफेगस के बाद आपका स्टमक होता था, स्टमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन। बकल कैविटी में आपने देखा था टूथ, ये भी कवर अप हो गया था। और टूथ के बाद आपने इसमें देखा था टंग भी हो गया था। ठीक है, टंग के बारे में भी आपको सब ऑलरेडी चीजें बता दी गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने कवर अप कर दिया था। ठीक है, और ऐसा तो कुछ छूटा है नहीं जो बचा हो आने के लिए। अब जो लास्ट आपका इस पोर्शन में बचता है वो आपका बचता है ग्लैंड। तो ग्लैंड वाला पोर्शन हमें कवर करना है। एक बार ग्लैंड वाला पोर्शन हमारा अगर हो जाएगा ना तो फिर ऑलरेडी चीजें हमारी सारी कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब ग्लैंड में आपका दो ग्लैंड आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूलों में या आपके बोर्ड्स में ज्यादा पूछने के चांसेस है। होता तो आपका तीन है, जैसे एक हो गया आपका सलिवरी ग्लैंड, एक तो ये हो गया ठीक है, और एक हो गया आपका लीवर, एक तो ये हो गया, और एक आपका जो ग्लैंड है वो है आपका पेंक्रियास। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हो? ठीक है, अभी स्टार्टर है ना तो वो थोड़ा बहुत होता है कि बोरियत होती है। अब जब पेपर्स आपके होंगे, आप पढ़ोगे, लेक्चर्स आप पूरा कवर करोगे, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो अच्छा लगेगा। अभी स्टार्टर है ना, थोड़ा बहुत बोर लगता है, बट ठीक है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको आवाज से पता भी चल रहा होगा कि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कल लेक्चर्स नहीं पढ़ पाए थे। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के ये बेसिकली आपके पास तीन ग्लैंड होते हैं। इनमें से भी जो सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं वो लिवर के ही होते हैं। ठीक है, लिवर से क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो इनको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखोगे। देन आफ्टर आपका आता है उसके बाद पैंक्रियास, ये सेकंड प्रायोरिटी पे रहेंगे। एंड देन आफ्टर आता है आपका सेलिवरी ग्लैंड। ठीक, तो ये बेसिकली आपका है।
तो आज वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे डाइजेस्टिव ब्लड, और उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे ये तीनों पार्ट्स कवर अप हो जाए। ठीक, तो उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, पहले हम बेसिक वाला कर लें एज इट इज जैसे हम करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बेसिक्स वाला कर लेते हैं। दैट इज आपका है बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैट इज आपका है BMR। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? द मिनिमम द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉडी जस्ट फॉर लिव, नोन एज BMR। किसी भी बॉडी को, ठीक है सुनो ध्यान से, किसी भी बॉडी को जिंदा रहने के लिए या लिविंग रहने के लिए, अपनी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होती है वही कहलाती है आपकी BMR। क्या कहलाती है? BMR। जैसे हमें हमारी जिंदगी को या किसी भी लाइफ को, लिविंग बीइंग को एक कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए? तो जो कम से कम एनर्जी जो होती है कि उसको अपनी लिविंग बॉडी को सरवाइव करना है, दैट इज कॉल्ड आपका BMR, मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। इसको बेसिकली हम मेजर कैसे करते हैं? स्पायरोमीटर से। ठीक है, आप साथ में नोट्स बनाते चलो। ठीक है, आप वीडियो को रोक के आप साथ में भी नोट्स बनाते चलो, तो आपका काम यहीं पे हो जाएगा, आपको बर्डन नहीं पड़ेगा। क्योंकि जानते हो क्या दिक्कत आती है? मैं बताता हूँ दिक्कत क्या आती है। आप पहले ऐसे पढ़ लेते हो, आपको सब समझ में आ रहा होता है, लेकिन बाद में जब आपका पेपर्स के टाइम आते हैं तो आपके पास कोई नोट्स ही अवेलेबल नहीं होते कि आप उनसे पढ़ सको। तो ऐसा आप करो, साथ में वीडियो रोक के ही आप नोट्स बना लो। ठीक है, बस आप ब्लाइंडली फॉलो करो, बाकी साइंस की गारंटी मेरी है, मैं करवा दूंगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, इन मैन 60 कैलोरीज 60 कैलोरी किलो कैलोरीज 60 किलो कैलोरीज फॉर 1 आवर, एंड इन वोमेन 53 एंड वोमेन 53 कैलोरीज 1 आवर। मतलब बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर आपके पास जो मैन है, तो मैन को 1 घंटे के लिए, 1 घंटे में जो उनकी कुल एनर्जी खर्च होती है या जो उनको नीड होती है वो चाहिए 60 किलो एनर्जी। लेकिन अगर आपके पास वोमेन है, तो सेम वोमेन के लिए अगर आपको एनर्जी चाहिए तो वो ये कह रहे हैं कि लगभग 53 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। डाटा है, याद रखिएगा। ठीक, और बॉडी का जो BMR होता है वो 16, लगभग 16 ग्राम कैलोरीज पर डे होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। बॉडी का जो कैलोरी होता है वो 16 केजी कैलोरी, 16 किलो कैलोरीज पर डे। ठीक है, आप इमेजिन कर लो 16 केजी कैलोरी कितना ज्यादा होता होगा। उसके बाद आता है आपका विटामिन। ठीक है, अब वो शायद आपको याद होगा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में माइक्रो और मैक्रो पढ़ाया था। तो विटामिन जो होता है वो आपका किस वाली कैटेगरी में आता है, तो बता सकता है? इसमें आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। विटामिन किस में आता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। गुड, चलो। मोस्ट ऑफ द विटामिन आर प्रेजेंट ऑफ कोएंजाइम एक्सेप्ट फ्यू, दैट इज विटामिन ई। बहुत सारे विटामिन ऐसे होते हैं जो बेसिकली कोएंजाइम के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट विटामिन ई। विटामिन ई को छोड़ के विटामिन एक्ट एज मेटाबॉलिक रेगुलेटर। आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है, रेगुलेटर होता है, वो बेसिकली यही कमांड करते हैं। विटामिन 2 शब्द से मिलकर बनता है, दैट इज एक होता है वाइटल, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, और एक होता है आपका एमीन। तो एमीन क्या होता है? वो एक केमिस्ट्री का कंपाउंड होता है, दैट इज RNH2। क्लास 12th में जब आओगे तो आप केमिस्ट्री में आप इस पढ़ने को मिलेगा। एमीन आपके कंपाउंड होता है, दैट इज कॉल्ड RNH2। ठीक है, चलो। विटामिन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, विटामिन को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला डिवाइड किया गया है वाटर सॉल्युबल विटामिन, एंड सेकंड डिवाइड किया गया है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक, अब देखो एक नाम से ही क्लियर है। आप ये बताओ, अगर वाटर सॉल्युबल है, सोचो अगर वाटर सॉल्युबल है तो बॉडी में स्टोर होगा कि नहीं होगा? सोचो, अगर वाटर सॉल्युबल है तो बॉडी में स्टोर नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी से यूरिन क्या कर दिया जाता है? पास कर दिया जाता है। तो जो भी विटामिन होगा वो आपकी यूरिन में डाल दिया जाएगा, और ये वो आपकी यूरिन से पास ऑन हो जाएगा। तो जो वाटर सॉल्युबल होता है, नॉट दैट इज नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, एक्सक्रीट वाया यूरिन। इट मस्ट बी प्रेजेंट इन डेली लाइफ, क्योंकि जब आपकी यूरिन से रोज वो पास आउट हो जाएगा तो आपको आपके यूरिन में इसको आपको आपके डाइट में रेगुलरली लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलो, stored in the body usually in the liver। अच्छा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी है आपका विटामिन वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट आता है आपका फैट सॉल्युबल, stored in the body usually in the liver। लिवर में ज्यादातर ये स्टोर रहता है, क्योंकि फैट आपकी बॉडी से नहीं निकलता है। नीड नॉट नेसेसरी टू टेक डेली डाइट, अब देखो डेली लेने की जरूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर है। और याद करने का तरीका, कीड़ा, कीड़ा याद करो, कीड़ा, कीड़ा।
मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सारे के सारे आपके कैसे होते हैं, कैसे हैं ये, फैट सॉल्युबल है। ठीक, चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड, एसोसिएटिव डाइजेस्टिव। अब देखो बच्चों, ऐसा है ना कि आपके क्लास 10th में ऐसी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे नहीं लगेंगी, बट इस नोट्स में आपको बहुत सारी चीजें आपको इसमें एक्स्ट्रा ही मिलेंगी आपको। दैट इज आपका पहला है आपका एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको 10th क्लासेस में नहीं मिलेंगा। तो पहला है आपका एसोसिएटिव ग्लैंड में आपका, दैट इज आपका है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है? एक्सोक्राइन का मतलब होता है डक्टलेस ग्लैंड, नहीं सॉरी सॉरी, डक्ट ग्लैंड। ठीक है, डक्ट ग्लैंड बेसिकली ये डक्ट पाइप के थ्रू जाके खुलती है। दैट इज 3 पेयर, 3 पेयर होता है आप ह्यूमंस में। ऑल सेलेवरी ग्लैंड आर लोकेटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी बट ओपन इन द बकल कैविटी। इस लाइन को याद रखिएगा कि सारे के सारे बकल कैविटी जो होते हैं वो आपके बकल कैविटी के पाए तो बाहर जाते हैं, बट वो सारे के सारे जो सेलेवरी ग्लैंड होते हैं वो खुलते बकल कैविटी के अंदर ही। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो, जैसे कि इसमें लिखा है, बट इतना डिटेल है नहीं आपके में, इतना डिटेल क्लास 10th में नहीं है। बस आप इतना करो, आप नाम जान के रखो कि जो पहला ग्लैंड होता है दैट इज कॉल्ड पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, कौन सा ग्लैंड होता है? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड ये बेसिकली आपका चीक एरिया में पाया जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका आता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, कौन सा आता है? कौन सा आता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, कौन सा आता है आपका? सब सब मैक्सिलरी ग्लैंड, एक ही आएगा आपका आएगा। और एक जो तीसरा आएगा वो आएगा आपका सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। और जो सबसे पहला था, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं उसको, जो सबसे पहला है दैट इज आपका है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक, तो कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब इतना डिटेल देखो नहीं है ना, तो इसीलिए मैं आपको फिर बहुत ज्यादा, क्योंकि जो देखो है नहीं तो फिर उसके में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बोर्ड का पेपर इतना जो इतने साल से आ रहा है उसमें कभी भी टाइप्स नहीं आ रहा, एनसीईआरटी में नहीं है, उसका बहुत ज्यादा नहीं है, बस नाम याद रखो। ठीक है, चलो उसके बाद आता है आपका लीवर। अब लीवर में भी क्या है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, लीवर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है और वो आपको काम भी नहीं आएंगे। तो जो काम नहीं आएंगे उनको आप मत लिखना, चलो मैं बता भी दूंगा। सेकंड है आपका, उसके बाद है लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी विद वेट 1 to 1.5 kg। लिवर जो होता है वो आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड है जो लगभग 1.2 to 1.5 kg, लगभग 1.5 किलो तक का आपका लिवर होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉन्गेस्ट ऑर्गन इज स्किन, आपकी बॉडी का लॉन्गेस्ट ऑर्गन स्किन होता है, बट लॉन्गेस्ट ऑर्गन इज एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, वो बाकी वो लार्जेस्ट होगा वहां का, आई थिंक दिख रहा होगा। अब इसमें दो चीज है, ठीक है, डाटा आप चाहो अलग से यहाँ लिख सकते हो। क्या है? एक तो पूछा आपका लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक, दूसरा इन्होंने पूछा आपसे लार्जेस्ट ऑर्गन, और तीसरा इन्होंने आपसे पूछा लॉन्गेस्ट ऑर्गन, लॉन्गेस्ट ऑर्गन। तो तीनों अलग अलग हैं आपके। लार्जेस्ट ग्लैंड में तो आपका बेसिकली जो आप पढ़ने जा रहे हो दैट इज लीवर, लार्जेस्ट ऑर्गन में आपका आता है स्किन, और लॉन्गेस्ट ऑर्गन में आता है आपका एलिमेंट्री, एलिमेंट्री कैनाल आता है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? चलो उसके बाद है लोकेटेड इन द राइट साइड, लोकेशन आप याद रखिएगा, लोकेशन पूछा जाएगा। लोकेटेड इन द राइट साइड, लोकेटेड इन द राइट साइड अपर एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायाफ्राम, बिलो याद रखना, वर्ड गैप करेगा, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये आपका वो है पॉइंट, याद रखिएगा। लोकेटेड इन राइट साइड अपर एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायाफ्राम। ठीक,
अब उसके बाद ये वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्लास 10th में ये पॉइंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 10th में इतना डिटेल नहीं है, ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ही करवा दिया था क्योंकि 11th के था तो 11th। हाँ, ये आप ये कर सकते हो। बाइल इज कॉन्टिन्यूसली फॉर्म्ड इन द लिवर, तो ये आपको पता होगा बाइल जो होता है वो आपका लिवर में ही बनता है, बट इन एंड सिक्रेटेड इनटू हेपेटिक डक्ट। बट क्या होता है ना, बाइल जो स्टोर होता है वो आपका गॉल ब्लैडर में बनता, तो आपका वो लिवर में है, बट स्टोर वो बेसिकली गॉल ब्लैडर में होता है। बाइल इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर वाया सिस्टिक डक्ट। अब जो बाइल में लिवर जो आपका लिवर में जो बाइल बनता है वो बेसिकली आपको गॉल ब्लैडर में स्टोर कर दिया जाता है वाया सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट से उसको ले जाके गॉल ब्लैडर में ले जाके स्टोर कर दिया जाता है, ठीक। तो ये दोनों पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट से क्वेश्चंस बन सकते हैं। On demand of a gallbladder, on demand bile of a gallbladder is released into a duodenum via common bile duct। ये भी याद रखिएगा कि जब भी बाइल की डिमांड होती है तो गॉल ब्लैडर से बाइल को रिलीज कर दिया जाता है ड्यूडेनम में, वहां से आपका ड्यूडेनम से होता हुआ वो कॉमन बाइल डक्ट से होता हुआ आपको आपकी बॉडी को मिल जाता है, ठीक। उसके बाद एक चीज और याद रखना है इसमें कि लिवर जो होता है, वैसे नॉर्मल याद रखो, लिवर जो होता है वो आपकी बॉडी में बेसिकली 400 ब्लड स्टोर करके रखता है, ठीक है। कितना रखता है? लिवर जो होता है वो आपकी बॉडी में 400 ब्लड स्टोर करके रखता है, इसीलिए हम लिवर को बेसिकली हम हीमोस्टैटिक ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? हीमोस्टैटिक ऑर्गन भी बोलते हैं लिवर को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आपकी बॉडी में ब्लड को स्टोर करके रखता है 400 ml। लेकिन दिक्कत ये है कि जरूरत पड़ने पर ये हमें देता नहीं है। जैसे ब्लड बैंक आपकी बॉडी का कौन है, शायद पता होगा। आपकी बॉडी का ब्लड बैंक, तो आपकी बॉडी का जो ब्लड बैंक होता है वो होता है आपका स्प्लीन। कौन होता है? स्प्लीन। क्योंकि स्प्लीन क्या करता है, 250 ml ब्लड तक आपकी बॉडी को डोनेट कर सकता है। तो बैंक किसको बोलते हैं? बैंक उसको बोलते हैं जो जरूरत पड़ने पर आपको प्रोवाइड करा सके। तो स्प्लीन क्या है, वो आपको दे सकता है 250 ml तक। लीवर ब्लड स्टोर करने के बाद भी वो आपको नहीं देता है, तो इसलिए लीवर को हम बेसिकली ब्लड बैंक के कैटेगरी में नहीं रखते, ठीक। चलो, स्प्लीन ऑल्सो स्टोर ब्लड, दैट इज 2 to 250 ml ब्लड वो स्टोर करता है, रिलीज इनटू द सर्कुलेशन सून एज इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे वो रिलीज कर देता है। दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं बॉडी का ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, इसीलिए हम इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इतना याद रखना, बाकी इसमें उतना और डिटेल नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल आप जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि देखो जितना है मैं उतना ही पढ़ाऊंगा। इससे ये रहेगा कि आपका एक भी क्वेश्चन, अभी मैं आपको बोर्ड के क्वेश्चन का पेपर भी दिखवा दूंगा, ठीक है, पेपर भी दिखा दूंगा आपको। उसमें आपको दिख जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके इस पोर्शन से फ्रेम किए जाते हैं बायो, ठीक है। कफर सेल, चलो कफर सेल आप याद कर सकते हो इसमें कि लिवर के अंदर एक सेल होती है दैट इज कॉल्ड कफर सेल। वो क्या करती है, डेड और ओल्ड आरबीसी को वो इनगल्फ करती है। क्योंकि देखो हमारे बॉडी में रोज रोज आपके आरबीसी बनती है, ठीक है, रोज रोज आरबीसी बनती है। तो अब जो आरबीसी बन चुकी है और जो मर गई है, जो डेड हो गई है, या जो काम नहीं कर रही है, या जो बूढ़ी हो गई है, तो उन सबका डेथ हो गया है। अब डेथ हो गया तो बेसिकली वो सब कहाँ जाएंगी? तो वो बेसिकली लिवर के अंदर कफर सेल प्रेजेंट होता है, वो कफर सेल उन सबको इंगल्फ कर लेती है, ठीक। डेड एंड ओल्ड आरबीसी आर ब्रोकन टू फॉर्म बाइल पिगमेंट। जो डेड और ओल्ड बीसी होती है वो टूट के बाइल पिगमेंट का फॉर्मेशन करती है। बाइल पिगमेंट आर फॉर्म्ड इन हेपेटोसाइट्स ऑफ रेडियल कॉर्ड सेल्स बाय ब्रेकडाउन ऑफ डेड। अब ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो इसको। चलो, उसके बाद आरबीसी आता है। आरबीसी बेसिकली आपका हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है, या हीमोग्लोबिन या आरबीसी आपका दोनों सेम ही होता है, ठीक है, कह सकते हो। बेसिकली आप कह सकते हो कि ह्यूमन ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर आपका हीमोग्लोबिन होता है, दैट इज आरबीसी के अंदर आपका हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन दो शब्द से मिलकर बना है, पहला है आपका हीम, दूसरा है आपका ग्लोबिन। तो ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन होता है जो कि डाइजेस्ट हो जाता है, और हीम का मतलब होता है कि उसमें बेसिकली आयरन +2 Fe+2 होता है, ठीक है, जो आपकी बॉडी में स्टोर होता है, और उसमें एक पॉरफायरिन की रिंग होती है। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया है, इतना डिटेल नहीं दिया है, ठीक है। बस याद रखो पॉरफायरिन की रिंग होती है, और उस कंपाउंड एक तरीके का, उसमें आयरन जो होता है एज अ स्टोर होता है, ठीक। ये पॉरफायरिन जो रिंग होती है ये आगे चल के बिलिवर्डिन का फॉर्मेशन करती है, दैट इज ग्रीन कलर का होता है, और दूसरा फॉर्मेशन करती है बिलिरुबिन का, दैट इज ये येलो कलर होता है। और ये बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन बेसिकली क्या होते हैं? बाइल
पिगमेंट होते हैं, ठीक। इसमें कोई दिक्कत होगी तो बताना आप। बाइल पिगमेंट इज रिलीज फ्रॉम द लिवर विद बाइल एज कंसीडर्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द लिवर। अब बाइल पिगमेंट जो होता है वो बेसिकली लीवर से निकलता है एज अ बाइल, कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ लीवर। तो बाइल पिगमेंट को हम लीवर का क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी पिगमेंट बोलते हैं उसको। Bile pigment has no digestive role, excreted out from the body via stool, urine by giving its normal color. तो बाइल क्योंकि आपका कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है तो ये बॉडी से एज इट इज उसको निकाल भी दिया जाता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू यूरोबिलिनोजन, यूरोक्रोम, ठीक है। यूरिन का जो नॉर्मल कलर होता है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है? वो या तो यूरोक्रोम की वजह से होता है या आपका यूरियो बिलिनोजेन, इनकी वजह से होता है, ठीक। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट आता है आपका गॉल ब्लैडर स्टोन। अब गॉल ब्लैडर में आपने सुना होगा पित्त की थैली में पथरी। गॉल ब्लैडर का मतलब होता है पित्त की थैली, तो उसमें जो स्टोन हो जाता है उसको बेसिकली बोलते हैं चुलैप्थेसिस, ठीक, उसको बोलते हैं। अब याद करना हो तो आप कर सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ स्टोन लाइक स्ट्रक्चर इन अ गॉल ब्लैडर इज नेम्ड एज चोलिस्थेसिस। इसका स्पेलिंग में लिख देता हूँ थोड़ा सा, CHOLELITHESIS। तो ये होता है बेसिकली जब आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाता है स्टोन, तो बेसिकली इस कंडीशन को चोलिस्थेसिस कहते हैं। ये एक तरीके का आपका क्या होता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, क्योंकि जब ये होता है तो बॉडी में काफी सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। चलो उसके बाद है आपका कॉम्पोजिशन ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन इज कोलेस्ट्रॉल। जो गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है ज्यादातर वो आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, वो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, एंड मिक्स ऑफ वो दोनों का भी होता है। इसीलिए कहते हैं ना ज्यादा सीड वाली चीजें मत खाओ, टमाटर वमाटर खाया करो तो बिया निकाल के खाया करो, और अमरूद भी हो गया बिया हुआ, तो ये सब थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है। बिये वाली चीजें जिसमें सीड होती है जो आपकी बॉडी में जाती है सबको अवॉइड करो। गॉल ब्लैडर होने के चांसेस थोड़ा कम रहेंगे, ठीक। चलो, pain of the cholecystitis appear at the inferior angle of the right scapula, that is Murphy's. अब ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ये कह रहा है कि जब वो गॉल ब्लैडर होगा, आपको गॉल ब्लैडर होगा कैसे करें, गॉल ब्लैडर में जब आपको पथरी होगी या जब आपका स्टोन होगा तो बेसिकली आपको स्कैपुलर रीजन में, बेसिकली आपको इस रीजन में, यहाँ पे रीजन में आपके काफी दर्द होगा। तो वो दर्द आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट करेगा कि हो सकता हो आपको गॉल ब्लैडर में पथरी है, ठीक है। ट्रीटमेंट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, दैट इज cholecystectomy। तो इसका एक ही इलाज होता है, CHOLECYST और फिर उसका ECTOMY। तो अगर आपको गॉल ब्लैडर में पथरी है तो इसका सिर्फ एक ही इलाज होता है कि आप इसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हो, कोई दवा नहीं होती इसके लिए, क्योंकि वो झिल्ली होता है ना, तो झिल्ली के अंदर होता है, तो आपकी पूरी झिल्ली बाहर निकालनी पड़ती है, ठीक। लिवर शो मैक्सिमम बट नर्व शोज मिनिमम रीजनरेशन। लिवर के अंदर एक खास आदत होती है कि अगर आप लिवर का आधा पार्ट काट देते हो तो लिवर कुछ दिन में उसको वापस से क्या कर लेगा? रीजनरेट कर लेगा, या लिवर उसको वापस से बढ़ा लेगा वो। तो ये सिर्फ लिवर के पास होती है, आपके बॉडी के और किसी भी पार्ट में इतना कैपेबल नहीं होगा और इतना वो उसके अंदर प्रॉपर्टी भी नहीं होती है कि लिवर कोई भी सेल अपने आप को रीजनरेट कर ले, सिवाय लिवर सेल के। लिवर कर सकती है, बाकी और कोई नहीं कर सकता, ठीक। चलो नेक्स्ट आता है आपका पैंक्रियास। टोटल आपका फ्लैश पूरा मांस होता है इसमें, स्वीट ब्रेड भी इसको कहते हैं। इसका वेट लगभग 50 से 60 ग्राम होता है। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है आपका बॉडी, ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट आपका लिवर होता है। लोकेटेड बिटवीन यू शेप ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के पास प्रेजेंट होता है। पैंक्रियास जो होता है वो हेट्रोक्राइन होता है, दैट इज मिक्स्ड ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। पैंक्रियास इज मेड अप ऑफ मैनी पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स, कई सारे पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स के ये बने होते हैं। ईच पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स हैव मैनी। अब ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इस वाले पॉइंट को काट कर सकते हो। एक्सोक्राइन सिक्रीशन इज 500 टू 800 लेवल पीएच इतना। जो एक्सोक्राइन सिक्रीशन होता है, एक्सोक्राइन इन द सेंस जो सिक्रीशन डक्ट के थ्रू बॉडी, आपकी बॉडी में जो भी सिक्रीशन पैंक्रियास से निकलते होंगे और वो डक्ट के थ्रू कहीं पहुंचाना होता होगा, तो लगभग 500 से 800 ml तक होता है। लगभग उसका पीएच 7.2 8.3 होता है। पीएच क्या होता है वो आप अगले चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, ठीक है वो भी। पैंक्रियाटिक जूस हैज वाटर, सोडियम बाइकार्बोनेट, पैंक्रियाटिक एंजाइम। तो पैंक्रियाटिक जूस के पास वाटर होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम होता है, ठीक। प्रोटेस्टिंग डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, जैसे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पैंक्रियास से क्या निकलता है? ट्रिप्सिनोजन निकलता है और कीमोट्रिप्सिनोजन निकलता है, ठीक। और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज निकलता है। तो ये तीन आपका कहां से निकलता है? ये तीन कहां से निकलता है? आपका पैंक्रियास से।
कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है? पैंक्रियाटिक एमाइलेज और एमाइलॉक्सिन। क्या है? थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, एमाइलॉक्सिन। ये आपका पैंक्रियास से निकलता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए। लिवर फैट को डाइजेस्ट करने के लिए निकलता है स्टेप्सिन। ये STEPSIN। स्टेप्सिन प्रोटीन पैंक्रियाटिक लाइपेज, या इसको फॉस्फोलाइपेज भी बोलते हैं। और आपका कोलेस्ट्रॉल होता है और आपका स्ट्रेस होता है। तो ये बेसिकली आपका फास्ट डाइजेस्टिंग होते हैं। लास्ट आता है आपका न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग, दैट इज आपका कहलाएगा न्यूक्लियेजेस। अब इसमें होता है डीएनएजेस और आरएनएजेस। थोड़ा सा ध्यान रखना, डीएनए और अगर लास्ट में एसईएस, ठीक है, ये है बेसिकली एएसई है। अगर ठीक है, अगर सीधे सीधे कहूं डीएनए और लास्ट में अगर एएसई लिखा है, इसका मतलब होता है कि वो एक तरीके का एंजाइम है, उसी पर्टिकुलर का एंजाइम है। पैंक्रियाटिक जूस इज कंप्लीटेड कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस which shows their action on every part of the food। तो पैंक्रियाटिक जूस एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है जो आपकी फूड के हर पार्ट्स पर काम करता है, वो भी काफी अच्छे से काम करता है। ठीक, चलो एक लास्ट पोर्शन आपके पास ये है आपका, ठीक है, डिसऑर्डर। डाइजेस्टिव से रिलेटेड आपका डिसऑर्डर क्या क्या हो सकता है? तो पहला है आपका वॉमिटिंग, जैसे आपकी उल्टी होना। क्यों होता है? रिफ्लेक्स एक्टिविटी इन विच कंटेंट ऑफ स्टमक इज रेगुलेटेड रिवर्स पेरिस्टालिटिस इनटू द ओसोफेगस एंड कम आउट ऑफ द माउथ। तो वॉमिटिंग में क्या होता है कि आपके पेट में जो भी चीजें होती हैं वो आपका रिवर्स बैक फ्लो मार देता है, रिवर्स पेरिस्टालिसिस मार देता है, जिसकी वजह से वो आपके माउथ में आ जाता है। अब ये ज्यादातर अनडाइजेस्टेड की वजह से होता है। जब आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता या एसिडिक कंटेंट ज्यादा हो गया तो वो बैक मार देता है। ठीक, वॉमिटिंग सेंटर इज प्रेजेंट इन द मेडुला एंड फॉलो नोजिया। अब आपका ब्रेन का एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लंगाटा। तो आप वॉमिटिंग होना है कि नहीं होना है, उसका पार्ट मेडुला ऑब्लंगाटा में होता है। फिर एक पार्ट आता है आपका डायरिया, दैट इज एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट। ठीक है, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, उसमें एबनॉर्मल बाउल मूवमेंट होगा। वाटर कंटेंट इन द स्टूल इंक्रीजेस व्हिच मेक्स वाटर। ठीक है, तो ये जैसे होता है ना लूज मोशन, जिसको हम कहते हैं, आप बस वही समझ सकते हो। लूज मोशन इन द सेंस आपका हो गया डायरिया। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड डिक्रीजेस, क्योंकि अब डायरिया है, लूज मोशन है, तो आप फूड वैसे भी ज्यादा नहीं इनटेक कर पाओगे। इट इज एसोसिएटेड विद द म्यूकस एंड ब्लड नेम्ड एज डिसेंट्री। तो अगर ये आपका जो लूज मोशन है, अगर वो ब्लड के साथ और म्यूकस के साथ बाहर निकल रहा है, तो बेसिकली वो आपका क्या कहलाएगा? डिसेंट्री कहलाएगा। ठीक, तो बेसिकली आज यहाँ तक रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा आपका नया टॉपिक, दैट इज आपका क्या है? रेस्पिरेटरी वाला, ब्रीदिंग वाला पोर्शन है, उसको हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर इतने में कोई दिक्कत होगी तो आप प्लीज बताइएगा। ठीक है, अभी तक आपका 4 लेक्चर्स कंप्लीट हुए, उन चारों लेक्चर्स को आप फिर से ध्यान से पढ़ लो, फिर किसी भी बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ लो। ठीक है, फिलहाल मैं पेपर देख लेता हूँ क्लास 10th का। ठीक है, पेपर तो है मेरे पास काफी, मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। इसमें तो एक तो मिल गया, आई थिंक पिछले साल का ही है ये। ठीक है, एक और मिल गया मुझे। एक बार मैं आपको पेपर भी दिखवा देता हूँ अभी। ठीक है, तो मेरे पास काफी पेपर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, पिछले साल के भी हैं और उसके पिछले साल के भी हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो, देखो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास लगभग 4 7 पेपर अवेलेबल है। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर, देन आफ्टर प्रीवियस, देन प्रीवियस, देन प्रीवियस, एंड कुछ टेस्ट सीरीज के भी पेपर है मेरे पास। बट इसमें अगर मैं एक पेपर उठा लेता हूँ, ठीक है, एक पेपर में उठा लेता हूँ और इसमें अगर मैं चेक करता हूँ कि इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस क्या हैं, मैं इनको आपको बाद में दिखा भी दूंगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर्स खत्म हो जाए, आपका लाइव प्रोसेस खत्म हो जाए, फिर ये पेपर सॉल्व करने में मजा आएगा ना, क्योंकि आप इसमें सारे टॉपिक्स पढ़ लिए होगे। क्योंकि एक तो आपका छट के आता है, ऊपर से भी आपका उसमें भी टॉपिक्स में भी आपका छट जाता है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें पहले तो इन्होंने केमिस्ट्री दिया है, लास्ट से सॉर्ट करते हैं। ठीक है, फिजिक्स ही दिया है अभी इसमें, तो बस एज इट इज। फिर मेंडल वाला पोर्शन है पहले, ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट है वो आप मेंडल वाले पोर्शन ही होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं। और ये आपका, ठीक है, चल उसके बाद बाइसेक्सुअल, ओव्यूल, ओवरी, ये भी, इसमें भी वही पोर्शन दिया है। सैचुरेटेड, ये केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया, केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया।
हिस्ट्री का हो गया, देन आफ्टर आपका फिजिक्स वाला पोर्शन हो गया ये। कंपाउंड एक्स, फिजिक्स फिजिक्स। अब जैसे एक इसमें आया, राइट द रोल ऑफ इंसुलिन इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी, मेंशन द डिजीज कॉज ड्यू टू इट। ठीक है, अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रही है कि मेंशन द रोल ऑफ इंसुलिन। ठीक है, अब मैंने जैसे कहा ना कि आपको मैं सारी चीजें कराऊंगा। रोल ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का बेसिकली रोल क्या होता है। तो अब इंसुलिन का पूरा इतिहास आप समझ लो यहीं पे। दैट इज आपके पास जो अभी मैंने बोला ना पैंक्रियाज होता है, तो पैंक्रियाज क्योंकि बेसिकली ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्योंकि आपने भी पढ़ा मिक्स्ड ग्लैंड होता है। अब इस पैंक्रियाज के पास ना बच्चा तीन तरीके की सेल्स होती है, एक होती है अल्फा सेल, एक होती है बीटा सेल, और एक होती है इसके पास गामा सेल। तो ये जो इसके पास बीटा सेल होती है, ये जो बीटा सेल होती है, ये बीटा सेल अपने अंदर से सिक्रीट करती है इंसुलिन। और ये जो अल्फा सेल होती है, ये अपने अंदर से सिक्रीट करती है, ये अपने अंदर से सिक्रीट करती है ग्लूकागॉन। और ये जो गामा सेल होती है, ये अपने अंदर से सिक्रीट करती है सोमैटोस्टैटिन, स्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। अब ये इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम बेसिकली होता है कि आपके ब्लड में जो शुगर का लेवल है, जो शुगर का लेवल है, उसको ये क्या कर देता है, डाउन कर देता है। तो आपके बॉडी में जो भी एक्सेस ग्लूकोज होता है, जो भी एक्सेस ब्लड शुगर होता है, इंसुलिन उसको लेवल को क्या कर देता है, डाउन कर देता है। तो वही पूछा है, राइट द रोल ऑफ इंसुलिन द रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी। ठीक है, मेंशन द डिजीज कॉज ड्यू टू इट। तो अगर आपका ब्लड शुगर लेवल आपका नहीं कॉज होता है, तो एक बहुत बीमारी जो हम अपने बोलचाल में बोलते हैं कि लोगों को शुगर हो गया, बट ये शुगर नहीं बोलते हैं, हम थोड़ा साइंटिफिक टर्म बोलते हैं उसमें। तो हम उसमें बोलते हैं कि उस केस में डायबिटीज मेलिटस। ये जो बेसिकली बीमारी होती है, शुगर जो होता है, उसको आप डायबिटीज मेलिटस बोलते हो, जो कि इन्होंने लिखा है, मेंशन द डिजीज कॉज ड्यू टू इट, उन्होंने ये लिखा है। ठीक, हाउ इज द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड रेगुलेटेड, कैसे होता है? तो आपके बॉडी में जो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है, तो एट अ टाइम ये बॉडी से बाहर निकलते हैं। उसके बाद ये आपका हार्ट का पोर्शन से दिए हैं, ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड, फिर ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला पोर्शन से दिए हैं। ठीक है, तो बस मैं वही कह रहा हूँ कि आप जब ये चैप्टर्स पढ़ लोगे ना, पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, तो फिर पेपर सॉल्व करने में मजा आएगा। फिर मैं आपको पेपर बोर्ड पे करा के सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आप चिंता मत करो, जितने भी मेरे पढ़ाने के बाद आप कोई भी बुक सॉल्व करो, कोई भी बुक आप सॉल्व करो, मैं गारंटी देता हूँ अगर सिंसियरली आप पढ़ोगे तो आप कोई भी पेपर, कोई भी बुक आप ऐसा नहीं बचता जो सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है, बाकी आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी लेक्चर्स में आपको दिक्कत हो रही है, या कोई टॉपिक समझने में दिक्कत हो रही है, वेदर इट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो तो आपको मैंने जल्दी वो उसकी भी लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाकी आपको कोई भी दिक्कत होती हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि सर पर्टिकुलरली इस टॉपिक में हमको डाउट हो रहा है। ठीक है, और बाकी इंडिविजुअली आप पढ़ाई करते रहिए, और देखो ध्यान देते रहो क्योंकि आपका बोर्ड है, बोर्ड में आपको पढ़ाई है। बाकी आप एज ए सपोर्टिव के तौर पर आप मुझे ले सकते हो, कोई डाउट होती है आपको, करियर से लेके कोई डाउट हो रहा है, तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हो कि मतलब समझ नहीं आ रहा है मैथ्स की पढ़ाई कैसे करें, ऐसे बेसिक ले या स्टैंडर्ड ले। बहुत बच्चों के बेसिक डाउट्स आ रहे हैं कि सर बेसिक ले, या क्योंकि टेंथ में है तो बेसिक ले, तो मुझे बायो लेना है तो क्या मैं बेसिक ले लूँ चल जाएगा, तो मुझे कॉमर्स लेना है तो मैं स्टैंडर्ड ले लूँ क्या? तो ये बहुत सारी कंफ्यूजन है बच्चों से आ रही है मेरे पास। ठीक है, तो अगर आप में से भी किसी को ये कंफ्यूजन हो रही है कि बेसिक लूं या स्टैंडर्ड लूं, तो आप ये सब भी पूछ लो, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कतें हो रही है, क्या स्ट्रीम में है, तो सब आप कमेंट करो, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको बता दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा मैं आपको कि क्या प्रॉब्लम है, आप कैसे सॉल्व आउट करोगे इसको। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी कोई भी दिक्कत होगी एज अ मेंटर की तरह, एज अ बड़ा भाई की तरह आप मुझसे ट्रीट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो कांटेक्ट करिए। ठीक है, कमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम होती है मैं सॉल्व कर दूंगा आपका। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू बच्चों।